प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं, फेडरलिज्म की हम सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म जो है इंडिया में आया कैसे। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब फिर से बता दूं कि जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में क्लियर कट डिवीज़न ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कि जहां पर काम और साधनों को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है बांटा गया है ना। तो वो वाला जो उसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है इंडिया के केस में। तो इंडिया के केस में इसको हम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है वो है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने से पहले का पीरियड। तो उस पीरियड में क्या था कि 1833 के चार्टर के अकॉर्डिंग जो है इंडिया को एडमिनिस्टर किया जाता था। पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकार थे इंडियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था, उसके बाद जो है ये सारे अधिकार जो चले गए थे वो ब्रिटिश क्राउन या महारानी के पास चले गए थे। पर दोनों ही केसेस के अंदर हमारे यहाँ जो सिस्टम था वो यूनिटरी सिस्टम था। यूनिटरी का मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, केंद्रीकरण था पावर्स का, डिवीज़न नहीं था उस टाइम पे। और उसका कारण था कि जब ब्रिटेन जो हमें एडमिनिस्टर कर रहा था वही वहाँ पर भी यही सिस्टम लागू है अभी भी। तो इस वजह से जो है सारी की सारी पावर्स किसके पास थी, सेंटर के पास। और वो सेंटर कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि जो वो अपॉइंटेड था उसी के पास थी। और वहाँ पर जो भी ट्रांसफ़र ऑफ फंड होते थे जो इधर से उधर जाने हैं, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उस टाइम, आपको पता है रियासतें होती थी। तो जितना भी जाना है फंड तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की मर्जी से जाता था, या जितना उनका क्लेम होता था वो जाता था, या फिर जितना प्रेशर वो जो एग्जर्ट कर सकते थे उसके बेसिस पे वो फंड उनके पास जाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैसे आया, यानी सेकेंड पीरियड की स्टोरी क्या है। तो सेकेंड पीरियड की स्टोरी ये है कि आपको पता है 1900 के आते आते हमारा जो आज़ादी का स्ट्रगल था वो काफ़ी मजबूत हो गया था, और हम लोग सेल्फ गवर्नेंस की, कि हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे, उसका हम दावा कर रहे थे। तो उसकी वजह से 1917 के अंदर जो है एडविन मॉन्टेग को बुलाया गया ब्रिटेन से, और उनको कहा कि भाई यहाँ पर फेडरलिज्म का कोई आपस में इनके वित्तीय साधनों के बंटवारे की बात पे आप जो हमें राय दो या सिफारिश करो। तो उन्होंने एडविन मॉन्टेग और जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, और चैम्सफोर्ड जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया थे, तो इन्होंने मिलकर जो एक रिपोर्ट बनाई जो 1918 के अंदर आती है, और 1919 के अंदर जो है उनकी सिफारिशें लागू हो जाती। तो बेसिकली उनकी सिफारिशों के अंदर पहली बार प्रोविंसेस को या रियासतों को कुछ टैक्सेस दिए गए, कुछ क्लियर कट डिवीज़न किया गया कि भाई ये काम ये टैक्स जो है सेंटर लगाएंगे, ये जो है स्टेट लगाएंगे, और उसकी वजह से सेंटर को जो है उस टाइम 9.5 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, GOI एक्ट 1935। अब ये जब आया तो ये सबसे बड़ा जो है एक्ट था ब्रिटिश जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से सबसे बड़ा एक्ट था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी सबसे बड़ा कहलाता है। तो इसमें 321 सेक्शंस थे, और इसमें 10 शेड्यूल थे, और उन 10 शेड्यूल्स में से जो 7th शेड्यूल था उसके अंदर जो है वो डिवाइड किया गया प्रोविंसेस और सेंटर की पावर्स को, उनके रिसोर्सेज को क्लियर कट डिवीज़न मिला। और इसमें जब हम देखते हैं कि जो सेंटर ने जो अलग अलग डिवीज़न कर दिया गया कि कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो सेंटर ने ही लगाने थे और सेंटर ने ही वसूल करने थे, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, है ना। इस तरह के जो सेंटर ही लगाएगा, सेंटर ही वसूल करेगा। उसके अलावा इसी तरीके से कुछ प्रोविंसेस को दे दिए गए, जैसे लैंड रेवेन्यू है या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, तो ये सेंटर को ही अपने पास रखने थे। इसी तरीके से कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो कि सेंटर लगाएगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, लेकिन वो सारे के सारे स्टेट को दे देगा, है ना। करीब 6 से टैक्सेस शायद ये इस तरह के हैं। और
कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो सेंटर लगाएगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, लेकिन शेयर करेगा। जैसे उनमें मेजर टैक्सेस आ जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स है ना। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो स्टेट के पास रहेगा, स्टेट यानी प्रोविंसेस के पास रहेगा, लेकिन बाकी जो है जो इनकम टैक्स है वो सेंटर कलेक्ट करेगा, लेकिन डिवाइड होगा। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो ये जो है डिविजिबल पूल में आ गए। तो इनको डिविजिबल पूल का कहते हैं। उसके अलावा कुछ स्टेट्स को जो कुछ जो है एक प्रोविज़न ये भी रखा गया कि जो है कुछ फाइनेंशियल हेल्प इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इन एड जो है वो इन प्रोविंसेस को टाइम टू टाइम जो है सेंटर देगा। हालांकि इतने प्रोविज़न के बाद भी ये शिकायत बनी रही। जब हमारा असली कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 के अंदर, तो 46 की जो कमेटी थी उसमें खूब डिस्प्यूट हुआ कि भाई आपने जो है स्टेट को भिखारी बना दिया है सेंटर के दरवाजे पे। और आज तक भी जो है स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्टर्बेंस है वो आज तक बनी हुई है, और इसी मुद्दे पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात भी करेंगे। तो राइट नाउ 1935 वाले को ही 1950 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो करीब करीब उसी को ही हमने जो है ऑप्ट कर लिया था, क्योंकि 1935 बेसिकली नींव है 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की। तो ये इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप खुश रहें और पढ़ते रहें।